पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एक बार थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। कहाँ गया ये रहा। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उनसे भारत में में व्यापार का विस्तृत एकाधिकार मिलता है। ठीक है, पहले ये व्यापार ही करते रहते हैं, इनका मेन फोकस व्यापार में ही होता है। लेकिन प्लासी और बक्सर की बैटल के बाद में 1757 और 1764 के बाद में जब 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स जो होते हैं, दीवानी अधिकार जो इनको मिलने के बाद इनकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और कंपनी का शासन जो रहता है वो 1858 के सैन्य विद्रोह या विद्रोह तक चलता रहता है। उसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होता है, क्योंकि पूरी सत्ता जो होती है 1858 के बाद में वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली जाती है, जो कि भारत की आज़ादी यानी 15 अगस्त 1947 तक चलती रहती है। स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ ही भारत में एक संविधान की ज़रूरत की भी आवश्यकता महसूस होने लग जाती है, जिसके तहत 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, जो कि जिसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो होता है अस्तित्व में आता है। भारत के इस दौरान मतलब संविधान बनने तक भारत की आज़ादी से लेकर पूरे ब्रिटिश शासन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1858 तक रहा, और दूसरा आता है सम्राट का शासन जो कि 1858 से 1947 तक रहता है। अब कंपनी के शासन के जो इम्पोर्टेंट एक्ट हो गए, अधिनियम जो हो गए, उनके डिस्कशन देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये था जो कंपनी को रेगुलेट करना यानी नियमित करना और नियंत्रित करना था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग है। रेगुलेट करने के लिए क्या किया गया था। इसके तहत कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। ठीक है, कंपनी को मान्यता दी गई और केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है। इस अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, तथा उसके लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद बनाई गई। कार्यकारी परिषद बनाई गई। इसके तहत भारत का जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स बने। इसके द्वारा ही बम्बई, मद्रास एवं जो बंगाल के गवर्नर जो थे वो पद तो थे ही, वो उनको जो होता है ये बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, मतलब सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है जैसे हमने पढ़ा। एक 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके उपहार व रिश्वत लेने पर को प्रतिबंध लगा दी। ये हालांकि क्यों लाया गया था, क्योंकि इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने देखा था कि कंपनी मतलब जो लौट के आ रहा है गवर्नर, जैसे जो लौट के आ रहे थे, जो भी गवर्नर जनरल वहाँ से रिटायर होकर वापस ब्रिटेन जा रहे थे, वो काफ़ी धन दौलत कमा करके ला रहे थे, और वहीं कंपनी की जो बैलेंस शीट दिखाई जा रही थी वो जिसमें घाटा बताया जा रहा था, और ये ब्रिटेन के जो बैंक्स उनसे लोन भी ले रहे थे। तो ये थोड़ा डाउटफुल कंडीशन को देखते हुए रेगुलेट करने का डिसीजन लिया गया था। ठीक है, और ये जो रिश्वत वगैरह जो थी इन पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस अधिनियम के तहत ही जो ब्रिटिश क्राउन जो था यानी ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। अब इस एक्ट के में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट 1781 1781 संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को इस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था। ठीक है,
प्रांतीय न्यायालयों और इसके अतिरिक्त इस कानून में यह भी व्यवस्था की कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो थी वो गवर्नर जनरल काउंसिल में की जाएगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। इस कानून के गवर्नर जनरल काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय काउंसिल के नियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। अब आता है 1786 का एक्ट। मोस्टली ये एक्ट जो होता है कॉर्नवालिस के ही लिए ही लाया गया था। इसके दो प्रावधान है। इसके तहत क्या किया गया था कि उसके इस विषय में मामले में काउंसिल के निर्णय के अधिभावी करने और न मानने का अधिकार दिया गया। मतलब इसके जो काउंसिल जो थी इसकी उसके जो डिसीजन थे उसको नहीं मानने की जो बाध्यता थी वो समाप्त कर दी गई तथा उसे सेनापति और कमांडर चीफ का पद दिया गया था। इन दो बातों के लिए ये लाया गया था। मतलब क्या गया था, एक तो ये सेनापति रहेगा, कमांडर चीफ रहेगा, दूसरा काउंसिल के निर्णय को ये मतलब रोल ओवर कर सकता है, वीटो ला सकता है। ठीक है। फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इससे पहले जो था 1786 से पहले एक ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत क्या किया गया कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वो कैसे किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो थे ही, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो थे ही, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो राजनीतिक मामलों के लिए और वहीं जो डायरेक्टर जो थे वो इसके वाणिज्यिक कार्यों के लिए लाए गए थे। ठीक है। जो इसके तहत वो हमने देख ही लिया है कि इसके तहत कंपनी में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। और इसी नियम के तहत क्या किया गया कि जो कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, 84 हो गया, 86 हम पढ़ चुके हैं। 1793 का चार्टर एक्ट की बात करते हैं। इसके तहत क्या किया गया कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो पहले नंबर का प्रावधान था कि जो गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल के जो निर्णय थे उसके रोल ओवर करने का अधिकार दिया गया। तो अधिभावी करने के अधिकार को सभी ही जो गवर्नर जनरल थे उनके लिए उन तक विस्तारित कर दिया गया। ठीक है। एंड दूसरा जो था, इसने गवर्नर जनरल को जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर अधिक नियंत्रण शक्ति प्रदान की गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है। तथा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था तथा उनके कर्मचारियों का भुगतान जो भारत से जो राजस्व आना था उस पे निर्धारित किया गया कि आप हाँ उसी से ही इसका भुगतान होगा। एंड ये हम पढ़ ही चुके हैं कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की सदस्यता होने के अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था, जो कि इसमें भी प्रावधान था ही। एंड नेक्स्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। यह केंद्रीकरण की दिशा में और निर्णायक कदम था। इसके तहत क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें जिसके तहत उसके जो नागरिक और सैन्य शक्तियाँ उसके अधीन कर दी गई थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेटिक बने। इसके बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो विधायिक शक्तियाँ थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तथा जो इस एक्ट से पहले के जो नियम अधिनियम थे उसे जो था नियामक कानून कहा गया तथा इसके बाद के वो एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है। यहाँ अब जैसे अपन देख रहे हैं ना, पहले तो इस अधिनियम से पहले तो जो 15 बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसको इसके अधीन कर दिया गया। अब यहाँ पे उसकी विधायी शक्तियां ही खत्म कर दी, मतलब केंद्रीकरण और बढ़ रहा है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। व्यापारिक गतिविधियों के रूप में की जाने वाली जो गतिविधियां थी उसको समाप्त कर दिया गया था। एंड एक सेकेंड, यहाँ मैं कुछ छूट रहा हूँ जो था, वो देख लेंगे आगे। हाँ ठीक है। इसमें ये हमने पढ़ लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक नियम के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। अब वह सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय बन गया था। और इसी नियम के तहत जो था सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता हो, मतलब कंपटीशन का प्रावधान रखा गया। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे
उन्होंने इसका विद्रोह किया तो ये कभी प्रावधान लागू हुआ ही नहीं, इसको मतलब समाप्त कर दिया गया था। फिर 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल थे उनकी परिषद जो थी उनमें 6 नए सदस्य जोड़े गए तथा जो उन सदस्य जोड़े गए और उनके कार्य को विधान परिषद का तथा उसे विधान परिषद कहा गया 6 नए सदस्यों को सम्मिलित करते हुए। इस तरह मतलब दो हो गए, एक तो कार्यकारी परिषद हो गई और एक विधान परिषद हो गई। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और इसके लिए 1854 ईस्वी में मेकाले समिति का भी गठन किया गया था। मेकाले समिति का गठन किया गया था सिम। ठीक है, इस बार इस अधिनियम में पहली बार ये डिसाइड किया गया कि कंपनी के शासन को डिसाइड नहीं किया गया कि कहाँ तक कब तक विस्तार रहेगा, और क्योंकि डिसाइड हो गया था कि अब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। तथा इसके में पहली बार केंद्रीय जो विधान परिषद थी इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था। हाँ, जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए जो सदस्य थे उनमें 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है, एंड एक जो था अब अपन इसमें देखते हैं कि इसमें था 1793 के 1813 के चार्टर एक्ट में था इसमें। हाँ, ये था कि जो 1813 का चार्टर एक्ट हमने ये पढ़ा ही नहीं। हाँ, ये नहीं पढ़ा था। तो ये था, इसमें क्या किया गया कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, इसको समाप्त कर दिया गया था सिवाय चाय और चीनी को छोड़कर। 1833 में तो व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ईसाई मिशनरीज को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी जाती है, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की अनुमति दी जाती है। अब आता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब आता है, चूंकि 1857 का विद्रोह हो चुका है तो अब आता है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, जिसका इसकी विशेषताएं जो थी, इसके तहत क्या किया गया है कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा शासन सीधे ही महारान ब्रिटिश क्राउन के पास चलाया गया। गवर्नर जनरल को वायसराव के नाम दे दिया गया था तथा लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराव बने थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन समाप्त हो गया था। एक नया पद बनाया गया स्टेट सेक्रेटरी का, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। एक उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इस परिषद का जो गठन किया गया था इसका काम जो था निगमित निकाय थी, ये एक निगमित मतलब रेगुलेटरी बॉडी थी। इस पर इंग्लैंड और भारत में मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम। कुछ ये जो 3 अधिनियम आएंगे, एक तो 1861, 1892 और 1909। ये 3 अधिनियम जो थे, इनका जो मेन मोटो था वो था कि ब्रिटिश जो भारतीयों का सहयोग बढ़ाना था। मतलब भारत में के शासन चलाने में, भारतीय शासन व्यवस्था को बनाए रखने में भारतीय सहयोग को शामिल करना था। इसके तहत जो 1861 का पहला जो भारत परिषद अधिनियम था, इसमें क्या किया गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया, जिसके तहत वायसराय को कुछ भारतीयों को जो इसकी विस्तारित परिषद थी। ठीक है, जो विधायी परिषद थी, विधायी परिषद में ध्यान रखना, विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नॉमिनेशन स्टार्ट किया गया तथा जो 3 बंदे नॉमिनेट हुए थे वो थे, एक तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव नॉमिनेट हुए थे। तथा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसीज की जो विधायी शक्तियां जो थे एक तरह से खत्म कर दी गई थी, उन्हें पुनः शुरू किया गया तथा विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। ठीक है, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत पंजाब के क्षेत्र में विधान परिषदों का गठन किया जाता है। ठीक है, वायसराय को अधिक नियम और शक्तियां प्रदान कर दी गई, जिसके तहत इसी नियम के तहत 1861 के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया वायसराय को। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में बात करें तो
इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी, हालांकि बहुमत सरकारी ही रहा था। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई, उन पर बजट पर जिसके तहत क्या किया गया, बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, विधान परिषद के जो और बंगाल के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। प्रांतीय शक्तियां गवर्नर को जिला परिषद नगर पालिका गैर सरकारी सदस्यों की नियमित करने की शक्ति थी। इसका मतलब ये था कि मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें तो नॉमिनेशन के थ्रू ही होता था गैर सरकारी सदस्यों का, वहीं जो प्रांतीय विधान परिषद जो होती, प्रांतीय विधान परिषदों में जो गवर्नर होता था वो जिला परिषद नगर पालिका विश्वविद्यालय व्यापार संघ जमींदारों चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर नॉमिनेट करता था, नियुक्त करता था। ठीक है, अब आता है 1909 का जो अधिनियम आता है, इससे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले थे इस राज्य सचिव और मिंटो थे वायस राव। ठीक है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की जो विधान परिषद जो थी उनकी सदस्यों की संख्या में काफी वृद्धि की गई। केंद्र की संख्या तो 16 से 60 कर दी गई, वहीं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या जो थी निश्चित नहीं थी, अलग अलग थी। इसने क्या किया गया कि जो आप बजट पर बहस तो कर सकते हैं, इस बार इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत ही जो कार्यकारी परिषद थी वायसराय की, उसमें पहली बार किसी भारतीय को नॉमिनेट किया गया था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो कि विधि अधिकार सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है, जो कि मुस्लिम सदस्यों के लिए लागू की जाती है। ठीक है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व के शामिल की जाती है। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। पहली बार ये घोषणा हुई थी, ठीक है, 20 अगस्त 1917 को, कि हम उत्तरदायी सरकार की घोषणा करेंगे। ठीक है, अब आता है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू थे सचिव, चेम्सफोर्ड थे वायसराय। इसके तहत क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान की गई। ठीक है, उन्हें पृथक कर राज्यों के ऊपर नियंत्रण कम किया गया। ठीक है, मतलब उनके जो सब्जेक्ट्स थे उनको पहचान की कि ये केंद्र के विषय हैं, ये राज्य के विषय हैं, तथा उनके विधान बनाने का अधिकार दिए गए। लेकिन जो ढांचा था सरकार का वो केंद्रीय और एकात्मक ही था। ठीक है, फेडरलिज्म नहीं था। इसके तहत प्रांतीय जो विषय थे, जो विषय सब्जेक्ट्स बनाए गए, तो उन्हें दो वर्गों में बांटा गया। एक तो हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित वे सब्जेक्ट थे जिसमें गवर्नर जो थे मंत्रियों की सलाह पर की सहायता पर विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। तो वहीं दूसरे आरक्षित में जो था गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करते थे। ठीक है, विधान परिषद के उत्तर। ठीक है, इस तरह मतलब प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत होती है। राज्यसभा लोकसभा जिसमें निर्वाचन भी होता है। ठीक है, इसमें निर्वाचन की व्यवस्था भी होती है। इस नियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद जो थी उसमें जो 6 सदस्य थे, उसमें कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक किया गया। इसने सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन था उसको बढ़ा दिया गया। जहाँ पहले मुसलमानों के लिए था, इस बार सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ला भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी रखा गया था। तथा इसमें जो अब चूंकि ये जो निर्वाचन के माध्यम से हमने यहाँ जिक्र किया, निर्वाचन मतलब इलेक्शन होने थे, तो इलेक्शन में मतदान का जो अधिकार था वो सिर्फ उन लोगों का था जिनके पास प्रॉपर्टीज थे, जो टैक्स देते हैं और जो शिक्षित थे। ठीक है, इस अधिनियम के तहत ही जो एक लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय खोला गया था, तो कुछ शक्तियां जो सेक्रेटरी की थी वो इसको स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है और केंद्रीय बजट को से राज्य बजट को पृथक कर दिया जाता है तथा अपना बजट स्वयं प्रस्तुत करने के अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तथा इस अधिनियम पर के इफेक्ट्स को जानने के लिए ये निर्धारित किया जाता है कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा
जो कि इन सुधारों पर अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके तहत साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, जो कि 2 साल पहले ही हो जाता है, जो कि 7 सदस्यीय थे। इनमें चूंकि कोई भारतीय था नहीं तो इसलिए इसका विद्रोह होता है। ठीक है। इसने जो रिपोर्ट इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसने द्वैध शासन व्यवस्था ने सांप्रदायिक निर्वाचन को सही ठहराया और अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की और इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए ब्रिटिश भारत सरकार और रियासतों के बीच में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। तो इन सम्मेलनों के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी होता है जिसे संयुक्त प्रवर समिति के पास रखा जाता है और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल के लिए जाता है। अब एक सांप्रदायिक अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड की बात करें, जिसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था 1932 में, जिसके तहत अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में एक योजना थी ये। ठीक है, जिसके तहत जो निर्वाचन का विस्तार किया गया था, अल्पसंख्यकों को इसमें शामिल कर लिया था। अल्पसंख्यक जो थे इनके साथ साथ इस बार इसमें दलितों को भी शामिल कर लिया था। इन दलितों के लिए जिसके तहत जो क्या किया गया था, दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, मतलब ये डिसाइड किया कि दलित है तो इनके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था होने से गांधी काफ़ी हताहत होते हैं और एक वो पुणे की यरवदा जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद गांधी जी और जो थे दलित नेताओं के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है और जिसके तहत संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को वो बनाए रखा गया और दलितों के लिए एक स्थान पर आरक्षित रखे गए, मतलब रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो कि काफ़ी लेंदी डॉक्यूमेंट था। 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के तहत जो था अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, जिसमें राज्य और रियासतें थी। ठीक है, तथा इसके तहत ही 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, संवर्धित सूची, राज्य सूची। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को दी गई, लेकिन यह कभी अखिल जो संघ था, अखिल भारतीय संघ कभी बन नहीं पाया क्योंकि रियासतों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इसने जो द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी प्रांतों में उसे समाप्त कर दिया था। ठीक है, और इसके तहत ही राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी, क्योंकि क्या होता था कि गवर्नर राज्य की विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करने लगा था। ठीक है, जो कि विधान परिषद में इलेक्टेड लोग आते थे विधान परिषद में, तो उसकी सलाह पर काम करता था, तो उत्तरदायी शासन हो गया था। इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि वो था, 2 सब्जेक्ट्स, 2 विषय बन गए थे, स्थानांतरित और आरक्षित। इसके तहत 11 राज्य जो थे उसमें 6 में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, विधान परिषद और विधानसभा की। ठीक है, इसमें दलित जातियों और महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत होती है, मतलब जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था था उसका विस्तार होता है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा 1858 में जो स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय परिषद कौन थी? जो स्टेट सेक्रेटरी के लिए 15 सदस्य थी, उसका समाप्त कर दिया जाता है। अब वो एक सलाहकारी टीम बन रह जाती है। इसने जो पहले जो वोटिंग राइट्स थे, इस बार उनके क्राइटेरिया को समाप्त कर दिया जाता है और पॉपुलेशन के 10% को वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं, तथा भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। संघ लोक सेवा आयोग होता है, प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग होते हैं, एक से अधिक प्रांतों में संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 अगस्त 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली अनाउंसमेंट करते हैं कि 30 जून 1947 को वो भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के साथ ही मुस्लिम लीग ये आंदोलन करने लग जाती है कि भारत के विभाजन हो। 3 जून 1947 को फिर से ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया है उन क्षेत्रों पर ही लागू होगा वह संविधान, जब ये संविधान बना लेगी जो इसे स्वीकार करेगा। तथा 3 जून 1947 को ही जो वायसराय थे माउंटबेटन थे, विभाजन की योजना पेश की जाती है उनके द्वारा, जिसे
दोनों ही पक्ष यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इनके टॉपिक्स के बारे में बात करें तो इसके तहत भारत को आज़ादी मिल जाती है, मिल जाएगी 15 अगस्त 1947 से, तो भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम के तहत इसके तहत भारत का विभाजन हो जाएगा और दो स्वतंत्र और संप्रभु डोमिनियन राष्ट्रों का गठन होगा। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता रखते हैं। वायसराय का पद समाप्त हो जाता था। दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया जाता है, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिशों पर, जिसकी नियुक्ति जो है जो कैबिनेट बनेगी सिफारिशों पर ब्रिटेन का ताज करेगा, जिसपे हालांकि ब्रिटेन का कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने तथा किसी भी देश का संविधान को अपनाने का अधिकार दिया गया। मतलब आप कोई सा भी जो ब्रिटेन के द्वारा जो अभी तक जो कानून बनाए गए उनमें कानून बनाकर उनमें संशोधन कर सकते हैं, उन्हें समाप्त कर सकते हैं या फिर कोई नया कानून भी बना सकते हैं। ठीक है, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति भी प्रदान करी कि नए संविधान का निर्माण हो जाए और जब तक तो वो कार्य में न आ जाए तब तक वे संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकते हैं। ठीक है, सचिव ब्रिटेन में सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय रियासतों में ब्रिटिश का जो संप्रभु था उसको समाप्त कर दिया गया था तथा आदिवासी क्षेत्र समझौता जो था उसमें हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब रियासतों को उनकी स्वतंत्रता उनके डिसीजन पर छोड़ दी गई कि वे किसी भी के साथ भी शामिल हो सकते हैं। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था भी की गई कि आप 1935 के अधिनियम को भी शासन चलाने में शामिल कर सकते हैं। एंड इसने ब्रिटिश शासन को विधेयिका पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया था। संवैधानिक प्रमुख, ठीक है ना, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया था। शाह की मतलब भारत के सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस तरह से जो थे लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। मतलब जो गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं तथा उन्हें जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री पद की शपथ भी दिलाते हैं। अब ये जो अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी वो थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष रहते हैं, जो अध्यक्ष रहता है वो माउंटबेटन रहते हैं। और इसके अंदर विदेशी मामले में मिलते हैं इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। पहली जो सरकार बनती है उनमें भी इनके पास राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि रहता है, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा। ठीक है, अब जो स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बनता है, अंतरिम सरकार थी, अब ये पहला मंत्रिमंडल जो बनता है उसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण एवं राज्यों के मामले इनको दिए जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी के पास वही खाद्य एवं कृषि रहता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उनको शिक्षा दिया जाता है। जॉन मथाई को रेलवे, षणमुख शेट्टी को वित्त दिया जाता है, अम्बेडकर को विधि दिया जाता है। हाँ, ठीक है, इनसे पहले अंतरिम सरकार में जो था विधि जो था जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था। ठीक है, एंड अमृत कौर को स्वास्थ्य, CH भाभा को वाणिज्य, एंड रफ़ी अहमद किदवई को संचार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति, नरहर विष्णु गाडगिल को कारखाने में ऊर्जा का दिया जाता है प्रभार। एंड चैप्टर नंबर 1 फिनिश।